गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो 2 DG जिसका नाम है, ये एक एंटी कोविड ड्रग है जो कि थेरेपेटिक इसकी एप्लीकेशंस हैं और इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसने अप्रूव कर दिया रिसेंटली। तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया DRDO की एक लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर जो है इस ड्रग को बनाया गया है। तो ये ड्रग काम कैसे करता है? जो आपके सेल्स हैं, जो बॉडी में सेल्स हैं जिसको जिसको वायरस ने अटैक कर दिया है, उसके ऊपर जाके ये जो ड्रग है अक्यूमुलेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती। जब वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती जो है, फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो डिसीज़ जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी सबसे जो है एक यूनिक बात है कि ये बहुत ही सिलेक्टिवली ही काम करता है। सिर्फ उन्हीं सेल्स के ऊपर जाकर ये अक्यूमुलेट होगा जिसके ऊपर वायरस इसको दिखेगा। ठीक है, तो इसको अप्रूव कर दिया गया और वी आर कंटेम्पलेटिंग कि ये बहुत ही एक अच्छा ड्रग रहेगा एज़ कम्पेयर टू रेमडेसिविर या जो भी और ड्रग्स अभी यूज़ किए जा रहे हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। वो सब ड्रग्स जो हैं वो इसके सामने जो है कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली, जो कि अब कोविड के पेशेंट्स में जो ठीक हो गए हैं उनमें देखी जा रही है। तो जो नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर VK पॉल, जो कि एम्पावर्ड ग्रुप जो 2 बनाया प्राइम मिनिस्टर ने, उनके भी जो हैं जो मेंबर यही है, जो चेयरमैन यही हैं वो बेसिकली। तो उन्होंने कहा है कि जो ये म्यूकोरमाइकोसिस है, जो ब्लैक फंगस भी जिसको कहा जाता है, ये सिर्फ उन्हीं को खासकर तंग कर रहा है। हमने ये मतलब ट्रेंड देखा ऐसा कि जिनको डायबिटीज़ है, जो कोविड पेशेंट जो रिकवर हो गए और उनको डायबिटीज़ है, तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा है इस ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का। ठीक है, अब ये होता क्या म्यूकोरमाइकोसिस? ये होता है कि म्यूकोर क्या होते हैं? कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो आपको सॉइल में मिलेंगे या मैन्योर में। ये आपके जो है बेसिकली माइक्रोब्स आपकी इवन जो है म्यूकस होता है, जो आपका जिसको आप बलगम कहते हो, वो हेल्दी पीपल में जो होता है उसके अंदर भी ये म्यूकर होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोब्स होते हैं। ये वही उसी की ही एक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये सॉइल से, प्लांट से, मैन्योर से या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो खराब हो रहे हैं उसमें से जो है परकोलेट होके या बेसिकली जो है निकल के आपको इन्फेक्ट कर सकती है पेशेंट्स को। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये अगर अनहाइजीनिक कोई भी चीज़ है उसमें से इन्फेक्शन ये निकल सकती है। तो सॉइल और एयर दोनों में पाई जाती है ये। ठीक है, साइनसिस क्या होता है? जो आपके नाक की जो हड्डी है उसका और जो आपके आंखों के बीच में वाला जो एरिया है, जो नेसल कैविटी है आपकी, उस एरिया को कहते हैं साइनसिस। तो ये वहां पर जाकर ये जमा हो जाता है। वहां से ये ब्रेन में भी मूव हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन, और लंग्स में भी जा सकता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है। ठीक है, अब देखा जा रहा है कि इसकी ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% है। तो अभी बेसिकली वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र में और दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं इसके, जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं। अब होता क्या, ये क्यों हो रहा है? कोविड जो है वो है क्या? बेसिकली आपकी बॉडी में वायरस गया, वायरस को अटैक करने के लिए आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने फुल फोर्स में उसके ऊपर अटैक किया। अब वो अटैक कैसे करता है? आपके बॉडी में ये म्यूकस म्यूकस निकालता है, तो आपके जो लंग्स हैं उसको जो है वो जाम हो जाते हैं, तो आपको सांस नहीं आता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है लोगों को सांस नहीं आ रहा है। वायरस की वजह से सांस नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ रहा है उसकी वजह से सांस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जो एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को ही रोकने के लिए देते हैं कि वो म्यूकस जो है वो ना प्रोड्यूस करे, वो म्यूकस बहुत कम प्रोड्यूस करे, सो दैट हमको सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो अब क्या हो रहा है, हम एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं जो कि स्टेरॉइड्स बेस्ड होते हैं। वो हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देते हैं, डाउनग्रेड कर देते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत डाउनग्रेड हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम के डाउनग्रेड होने की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन जो है उससे हमारी बॉडी जो है प्रोन हो जाती है। इन नॉर्मल सिचुएशन, जो अभी नॉर्मल सिचुएशन में जो कोविड नहीं है आपको अगर, तब आपकी बॉडी इस ऐसी फंगल इन्फेक्शन से शायद लड़ भी सके, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम इज बेटर प्रिपेयर टू फाइट विद दीज फंगल इन्फेक्शंस। लेकिन जब आप कोविड से आप रिकवर करते हो तो आपकी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम जानबूझकर जो है डॉक्टर्स ने इम्यून सिस्टम को टारगेट किया होता है एंटीवायरल ड्रग्स के थ्रू, स्टेरॉइड्स के थ्रू।
आप फिर जो है ऐसी जो ये फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए प्रोन हो जाते हो। तो इसलिए क्या हो रहा है कि खासकर देखा जा रहा है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जिनको किडनी या हार्ट फेलियर की कोई तकलीफ है या कैंसर है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको सबसे ज़्यादा ये म्यूकोर माइकोसिस जो है वो तंग कर रहा है और ये फेटल हो सकता है। 50% इसका फेटेलिटी रेट है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इट कुड बी द नेक्स्ट डिसीज दैट मे बी अफेक्टिंग आर कंट्री आर पीपल इन द कंट्री। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। इसको हैंडल करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बना रही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, जो इसको ठीक करने के लिए अगर तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है तो जो इसको ठीक करने के लिए लगा लो 20-21 दिन का इसका जो है वो मेडिकेशन चलती है। तो वो 20-21 दिन का जो इसका इंजेक्शन है वो डेली लगना है। वो डेली इंजेक्शन 9,000 रुपये का है, तो बहुत ही महंगी इसकी जो है वो एक तरह से इलाज है। इसका मेडिकेशन बहुत महंगी है, तो उसमें लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे प्रिवेंट होने के लिए हमको कुछ ना कुछ जो है वो ढूंढना पड़ेगा और हमको ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट इसकी हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल। तो इंडिया ने अभी 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल में रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अब इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ी सी। जो फर्स्ट और सेकंड जो मिनिस्टेरियल्स थी वो 2016 और 2018 में हुई थी। पहली हुई थी यूएसए में, दूसरी हुई थी जर्मनी में। इस बार की जो हो रही है वो आइसलैंड और जापान जो है वो दोनों इकट्ठे मिलकर उसको होस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सबसे पहली ऐसी मिनिस्टेरियल मीटिंग है जो कि एशिया में हेल्ड की जा रही है। ऑफ कोर्स ये वर्चुअली हो रही है, बट जो है पहली बार ये एशिया में हो रही है, बिकॉज जापान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। अब इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसका मीटिंग का मोटिव क्या होता है, सो दैट द मोटिव इज कि हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जो है आर्कटिक रीजन की वो इकट्ठे मिलके उस रीजन को ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसलिए जो है अलग अलग कंट्रीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं ताकि आर्कटिक रीजन में रिसर्च को है ठीक से आगे बढ़ाया जा सके। तो इस साल का जो थीम है वो है नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। अब इंडिया का आर्कटिक में क्या जो है वो रोल रहा है। आर्कटिक रीजन आपको पता है ना, मिनरल्स और ऑयल से बहुत ज़्यादा रिच है और वहाँ पर जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। वहाँ पर आप जो है एक्सप्लोरेशन जो है आर्कटिक में कर सकते हो। तो इंडिया के इंटरेस्ट भी वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बहुत से हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपको साइंटिफिक रिसर्च में बहुत अच्छा वहाँ पर स्कोप है। तो इंडिया जो है वहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड रहा है सिंस 1920 इटसेल्फ। तो जब स्वालबार्ड ट्रीटी हुई थी, जो आर्कटिक बेस्ड ट्रीटी है बेसिकली, जो पेरिस में की गई थी 1920 में, तब से ही इंडिया ने आर्कटिक में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, 2007 में इंडिया ने सबसे पहला अपना आर्कटिक ओशन में जो है वो अपना साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा, जो कि ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज में रिसर्च करने गया था। फिर 2008 में हमने स्वालबार्ड, जो कि नॉर्वे में है, अब याद रखना ये नॉर्वे में है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहला अपना जो है वो आर्कटिक रिसर्च बेस बनाया जिसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, तो ये हिमाद्री याद रखना। और ऐसे ही हमारे दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकते हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे नाम। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो इंडिया में नोडल एजेंसी है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, एक तरह से इंस्टीट्यूट है बेसिकली, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। 2018 में जो है इसका जो है वो सारा काम दिया हुआ है कि ये जो है रिसर्च वगैरह की एक्टिविटीज़ आर्कटिक में करती है। ठीक है, तो इंडिया के क्या इंटरेस्ट है वहाँ पे, एनवायरमेंटल और साइंटिफिक दोनों इंटरेस्ट हैं। वहाँ के सेडिमेंट के ऊपर रिसर्च करना, वहाँ के आइस कोर के रिकॉर्ड्स को देखना, ये सब इंडिया वहाँ पर रिसर्च करता है। ठीक है, वहाँ की आइस के बारे में पता करना, वहाँ के फ्लोरा और फौना को देखना। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आर्कटिक का क्लाइमेट हमारे मॉनसून को कैसे इफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में भी रिसर्च हमारी इंडियन टीम्स वहाँ पर करती हैं। ठीक है, अब आर्कटिक काउंसिल भी देख लेते हैं। आर्कटिक काउंसिल जो है 1991 में 8 जो आर्कटिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, जो है बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया था बेसिकली, आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1996 में कनाडा में ओटावा डिक्लेरेशन जब की गई, उसके बेसिस पर जो है ये आर्कटिक काउंसिल बनाया गया।
इंडिया को 2013 में एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया किरूना मिनिस्टीरियल मीटिंग के टाइम पर। ठीक है, अब आर्कटिक की 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो आर्कटिक काउंसिल में है? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएसए। ठीक है, तो ये कंट्रीज बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो आर्कटिक के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। आर्कटिक काउंसिल एक ऐसा फोरम है जहां पर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन की जाती है आर्कटिक स्टेट्स के बीच में। ठीक है, 2011 में आर्कटिक सर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट जो है वो भी साइन किया गया था 2011 में मेंबर स्टेट्स के बीच में। आर्कटिक काउंसिल का मोटिव क्या है कि वहां पर इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों के बारे में वहां पर रिसर्च करना। और ओटावा डेक्लेरेशन एक्सप्लिसिटली ये जो है ओपनली बोलती है कि वहां पर मिलिट्री का जो है कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा आर्कटिक काउंसिल का कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है। और लेकिन आर्कटिक काउंसिल के पास कोई वहां पर एनफोर्समेंट पावर्स भी नहीं है अगर वहां पर कोई मिलिट्री जो है ऑब्जेक्टिव्स लेकर जाता है तो। ठीक है, तो ये आर्कटिक काउंसिल था। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इंडियन एंटिटीज जो कि कोविड रिलीफ के टाइम पर कुछ हेल्प करना चाहती हैं तो वो एफसीआरए के ट्रबल से कुछ जो है एफसीआरए जो एक्ट है उसके बेसिस पर जो है अभी हेल्प नहीं कर पा रही हैं। तो ये इशू चल रहा है, तो इसको हम देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट ने जो फॉरेन से इंपोर्ट किए जा रहे हैं जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स या फिर सिलेंडर्स, ये सब चीज़ें, या जो दवाइयाँ या सामान कुछ इंपोर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर तो जीएसटी जो है वो हटा लिया है। लेकिन कोई एफसीआरए की एग्जेम्पशन नहीं दिया जो लोग पैसा या फिर डोनेशन लेना चाहते हैं बाहर से। ठीक है, तो अब जो है जैसे बहुत सारे एनजीओज हैं उनके पास पैसे की किल्लत है, वो बाहर से फॉरेन से डोनेशन लेना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर एफ सी आर ओ आर का जो है लॉ लग सकता है और उनके बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं एफ सी आर ए में, तो वो उससे डर रहे हैं और वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप इसमें हमको एग्जेम्पशन दे दो सो दैट वी कैन अरेंज सम इक्विपमेंट लाइक ऑक्सीजन प्लांट्स एंड कंसनट्रेटर्स फॉर आर इंडियन हॉस्पिटल्स, और हम थोड़ी बहुत जो चैरिटी करते हैं वो हम कर पाएँ। अब एफ सी आर ए क्या है? इसको 1976 में पास किया गया था ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और जो उसकी एक्सेप्टेंस है उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो हमें ये डर था उस टाइम पर खासकर इंदिरा गांधी जी को कि बाहर से जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज कर सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो उसको पैसे के ऊपर नजर रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दोनों के ऊपर नजर रखता है, प्रोहिबिट करता है ये फंडिंग को जो कि नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, जो कि उसका खतरा दे सकती है, ऐसा पैसे को ये प्रोहिबिट करता है। फिर 2010 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी और जो है फॉरेन फंडिंग को जो है बेसिकली रेगुलेट करने के लिए और ज़्यादा इसको थोड़ा कारगर किया गया और ज़्यादा इसको मजबूत बनाया गया। अब रिसेंटली क्या चेंजेस किए गए हैं? 2010 का जो एफ था उसमें पहले क्या था कि सिर्फ डायरेक्टर जो है उन्हीं को ही जो है परमिशन लेनी पड़ती थी फॉरेन फंड्स लेने के लिए एनजीओ के नाम पर। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं और कहा है कि हर हर मेंबर जो है एनजीओ का उसको ओथ के अंदर और एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा कि वो कोई भी सेडिशन या फिर वायलेंट मीन्स जो है वो एडवोकेट नहीं करने वाला है इंडिया में, और उसको ये एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा। फिर जो ऑफिस बेरर्स हैं जो की फंक्शनरीज या मेंबर्स हैं उसके एनजीओ के, उनको ये लिख कर देना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो किसी भी कन्वर्जन एक्टिविटी में जो इलीगल कन्वर्जन होती है रिलीजन के नाम पर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कभी वो प्रोसिक्यूट या कन्विक्ट नहीं हुए हैं और वो कम्युनल हार्मनी कम्युनल टेंशन या हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट चेंजेस किए गए हैं एफसीआरए में। अब कौन से लोग हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं ले सकते? जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, लेकिन इसके अंदर अब क्या किया है कि पार्टीज जो हैं एफसीआरए को इसमें जो है वो एग्जम्पशन दे दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फॉरेन डोनेशन ले सकती हैं। फिर कार्टूनिस्ट, एडिटर, पब्लिशर या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वो भी फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकते, जज जो है वो भी नहीं ले सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट या एम्प्लॉइज जो है किसी भी कॉर्पोरेशन के जो गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन है वो भी जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। कोई अगर मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो या फिर वो किसी स्टेट की असेंबली का या काउंसिल का मेंबर हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो भी जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेंगोलिन। पेंगोलिन जो है वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड एनिमल है, मैमल है, जिसकी सबसे ज्यादा जो है वो बेसिकली ट्रेड किया जाता है, इलीगल ट्रेड किया जाता है, जबकि उसको हमने शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाला हुआ है। फिर भी
और जो इंडियन पेंगोलिन है वो बाकी के जो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, और श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। जो इंडियन पेंगोलिन है वो एंडेंजर्ड है, जो चाइनीज पेंगोलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, दोनों के दोनों, जो इंडियन और चाइनीज दोनों पेंगोलिन जो है वो शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है। फिर साइट्स में भी जो अपेंडिक्स 1 की जो लेवल की जो प्रोटेक्शन है वो इनको दी गई है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रेड होता है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन लेवल भी बहुत हाई मिला हुआ है। इनको हम स्केली आंट ईटर्स भी कहते हैं। अभी स्केली स्केली क्यों कहते हैं इनको, बिकॉज इनकी बॉडी पे आपने देखा होगा स्केल्स से बने होते हैं ऐसे, सो दैट कि अगर इनको कभी कोई अटैक करे तो ये क्या करते हैं, रोल हो जाते हैं, सो दैट कोई इनको खा ना पाए। ठीक है, जैसे कि लायन वगैरह जब इनको खाने की कोशिश करेगा तो ये रोल ऐसे हो जाएंगे ताकि इनको वो इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स बने हुए हैं, तो ये इनको वो लायन खा ना पाए, बिकॉज उसके जो स्केल्स हैं वो चुभेंगे उसको, इसलिए इनको हम जो स्केली कहते हैं, स्केली एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे महाराणा प्रताप जी, फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो आपने